आज हम जिस किताब पर गहरी बातचीत करने वाले हैं वो है एसी वॉर्ड की 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। ये किताब मतलब 20वीं सदी के पहले 50 सालों का एक तरह का एक्सरे है। ये दिखाती है कि कैसे ब्रिटेन का समाज और साहित्य एक जबरदस्त भूचाल से गुजरा। एक तरफ विज्ञान और तकनीक आसमान छू रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इंसान की आत्मा कहीं जमीन में धंसती जा रही थी। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। वॉर्ड इसे ऐसे समझाते हैं कि उन 50 सालों में शायद पिछली 50 पीढ़ियों से ज्यादा बदलाव आ गए थे। ये वो दौर था जब विक्टोरियन युग की हर मजबूत चट्टान, चाहे वो धर्म हो, साम्राज्य हो या परिवार, वो सब रेत की तरफ बिखरने लगी थी। तो आज हम इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पुरानी दुनिया के मलबे पर एक नई, बेचैन और सवाल करती हुई दुनिया ने जन्म लिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये विक्टोरियन मानसिकता, जिसके खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हुआ, आखिर थी क्या? इस किताब के मुताबिक विक्टोरियन दौर की सबसे बड़ी पहचान थी स्थायित्व में यकीन। स्थायित्व मतलब परमानेंस। हाँ, परमानेंस। सब कुछ पक्का था, हमेशा के लिए। घर, चर्च, संविधान, साम्राज्य, ये सब ऐसे थे जैसे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अच्छा। और मजे की बात यह है कि वॉर्ड इस यकीन को सेकंड हैंड क्लोथिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट कहते हैं। उधार लिए हुए कपड़े, दिमाग और आत्मा के लिए। बिल्कुल। मतलब ये लोगों के अपने कमाए हुए या सोचे समझे विचार नहीं थे, बस पहन लिए क्योंकि सब पहन रहे थे। सत्ता पर सवाल उठाने के बजाय उसे स्वीकार करने पर जोर था। और जब भी विचार उधार के होते हैं तो वे विद्रोह के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। और 20वीं सदी के लेखकों ने इन्हीं उधार के कपड़ों को उतार फेंका। उन्हें ये सब बहुत बोरिंग और पाखंडी लगा। उन्होंने विक्टोरियन आदर्शों को ऐसे बाहर फेंका जैसे कोई पुराना घिसा-पिटा फर्नीचर फेंकता है। हाँ। H.G. वेल्स ने स्थायित्व की जगह चीजों का प्रवाह, अ फ्लो ऑफ थिंग्स का आइडिया दिया। उनका कहना था कि दुनिया अब कोई बना बनाया घर नहीं है, बल्कि घर बनाने की एक जगह है, साइट ऑफ अ होम, जहां हम बस कुछ वक्त के लिए रुके हैं। क्या बात है। बिल्कुल। और इस बदलाव की मशाल को सबसे जोर से उठाया बर्नार्ड शॉ ने। उनका तो एक ही मंत्र था, सवाल करो, जांचो, परखो। क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट। हाँ, शॉ का मानना था कि कोई भी सिद्धांत, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, जब तक आप उसे खुद अपनी कसौटी पर नहीं कसते, तब तक वो महज एक अंधविश्वास है। उनके नाटक मेजर बाबरा का एक डायलॉग तो जैसे इस पूरी सोच का निचोड़ है। एक किरदार कहता है, दुनिया की यही तो दिक्कत है, वो अपने पुराने स्टीम इंजन और डायनेमो तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रह, अपनी पुरानी नैतिकता, अपने पुराने धर्मों और अपने पुराने राजनीतिक संविधानों को नहीं फेंकती। क्या जबरदस्त लाइन है। हाँ, और इस चुनौती का असर दो तरफा हुआ। कुछ लोगों के लिए ये ताज़ी हवा के झोंके की तरह था, उन्हें आज़ादी का एहसास हुआ। लेकिन दूसरों के लिए ये बेहद डरावना था। जैसा कि उसी नाटक की किरदार बारबरा कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा रहने वाली समझती थी, और बिना कुछ कहे वो मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई और टूटकर बिखर गई। ओह, ये तो उस गहरे आध्यात्मिक खालीपन को दिखाता है जो तब पैदा होता है जब आपकी सारी निश्चितताएं एक झटके में खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हर चीज पर सवाल उठाना प्रैक्टिकल है? मतलब क्या कोई समाज बिना कुछ बुनियादी मानी हुई बातों के चल सकता है? इससे तो हर वक्त एक कंफ्यूजन और अराजकता का माहौल नहीं बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही 20वीं सदी का केंद्रीय तनाव था। एक तरफ आजादी और व्यक्तिगत सत्य की खोज थी और दूसरी तरफ उस खोज से पैदा हुई बेचैनी और दिशाहीनता। इसी बौद्धिक उथल-पुथल में लोगों ने अपने अपने खेमे बनाने शुरू कर दिए, नई विचारधाराओं के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और यहीं से वो दो बड़े ग्रुप सामने आते हैं जिनका जिक्र किताब में है, फेबियन सोसाइटी और ब्लूम्सबरी ग्रुप। सुनने में बड़े भारी भरकम नाम लगते हैं, ये थे कौन? इन्हें आप उस वक्त के दो बिल्कुल अलग विचारों का प्रतीक समझ सकते हैं। एक तरफ थे फेबियन सोसाइटी वाले, जिनमें बर्नार्ड शॉ और सिडनी बीट्राइस वेब जैसे लोग थे। अच्छा। इन्हें आप उस दौर के एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी कह सकते हैं। एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी। हाँ, उनका मानना था कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक। उनका मकसद था राजनीति और समाज सुधार के जरिए दुनिया को बेहतर बनाना। तो आज हम जिसे वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उसकी नींव इन्हीं लोगों ने रखी थी। बिल्कुल। मतलब उनका फोकस समाज पर था, सिस्टम पर था। लेकिन किताब में उनकी एक आलोचना भी है ना? हाँ है। कि वो आम जनता की भलाई के बारे में इतना सोचते थे कि उस एक अकेले इंसान को भूल जाते थे जो भीड़ से अलग सोचता है। एकदम सही। जो सिस्टम में फिट नहीं होता। उनकी नीयत अच्छी थी,
लेकिन उनका नजरिया वो ऊपर से नीचे देखने वाला था। वे मानवता से प्यार करते थे, लेकिन शायद अलग-अलग इंसानों की जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते थे। और यहीं पर दूसरा ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप, उनसे बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। तो अगर फेबियन बाहर की दुनिया को बदलने में लगे थे, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप वाले अंदर की दुनिया पर फोकस कर रहे थे। वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, जॉन मेनार्ड कीन्स, ये तो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। हाँ, ये उस जमाने के आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स थे, कह सकते हैं। उनका सिद्धांत था कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। अच्छा। उनके लिए समाज सुधार से ज्यादा जरूरी था व्यक्तिक चेतना, अच्छे रिश्ते, गहरी बातचीत और कला का अनुभव। तो वो मानते थे कि असली बदलाव संसद में कानून पास करने से नहीं, बल्कि इंसान की सोच और उसकी संवेदनाओं को बदलने से आता है। लेकिन इसमें एक विडंबना है। हाँ, विडंबना देखिए, इसी ग्रुप के जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी आर्थिक नीतियों से दुनिया की सरकारों पर शायद फेबियन से ज्यादा असर डाला। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। तो एक तरफ समाज को बदलने वाले एक्टिविस्ट, दूसरी तरफ इंसान की सोच को बदलने वाले आर्टिस्ट। ये कुछ आज के हसल कल्चर बनाम माइंडफुलनेस की बहस जैसा नहीं लगता? हाँ, बहुत अच्छी तुलना है। एक कहता है दुनिया बदलो, दूसरा कहता है खुद को बदलो। बिल्कुल। और इन दोनों विचारधाराओं की अपनी अपनी सीमाएं थीं। लेकिन फिर 2 विश्व युद्ध हुए और इन सारी बहसों को एक झटके में अप्रासंगिक बना दिया। उस तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद तो जैसे मोहभंग की एक लहर आ गई। किताब बताती है कि युद्ध विरोधी साहित्य की बाढ़ आ गई थी। हाँ, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जैसे किताबें। एरिक मारिया रेमार्क की इन किताबों ने युद्ध की बहादुरी के मिथक को तोड़ दिया। उनका संदेश साफ था, युद्ध शायद आपके शरीर को जिंदा छोड़ दे, लेकिन आपकी आत्मा को मार डालता है। बिल्कुल। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक और अजीब चीज हुई। फैबियन का सपना साकार हुआ, वेलफेयर स्टेट बन गया, लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिली, बेरोजगारी का डर कम हुआ। तो उम्मीद थी कि अब सब लोग सुखी और संतुष्ट होंगे। हाँ, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उल्टा मतलब सुरक्षा मिलने पर लोग और दुखी हो गए। ये कैसे हो सकता है? वॉर्ड इसे उदासी भरा असंतोष कहते हैं, सलन डिस्कंटेंट। उदासी भरा असंतोष। लोगों को सुरक्षा तो मिली, लेकिन रोमांच और चुनौती खत्म हो गई। साम्राज्य के पतन ने युवाओं के लिए दुनिया में जाकर कुछ बड़ा करने के रास्ते बंद कर दिए थे। और जिस राज्य को उनका ख्याल रखना था, वही अब एक कठोर और भावहीन मालिक जैसा लगने लगा। हर चीज के लिए नियम, कायदे, फॉर्म। इसी माहौल में मास मैन यानी भीड़ के आदमी का उदय हुआ। हाँ। ये मास मैन का आइडिया बड़ा डरावना है। वो आम इंसान जो भीड़ में अपनी पहचान खो देता है, जिसे विज्ञापन या प्रोपेगेंडा आसानी से अपनी धुन पर नचा सकता है। शायद इसी मास मैन बनने के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के तौर पर युवा विद्रोह शुरू हुआ, द रिवोल्ट ऑफ यूथ। ये वो पीढ़ी थी जिसके पास अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा था, खर्च करने की आजादी थी, और उन्होंने इस आजादी का इस्तेमाल समाज के हर नियम को तोड़ने में किया। और यहीं पर अमेरिका से आए बीटनिक आंदोलन का जिक्र आता है। हाँ, जैक केरॉग जैसे लेखकों ने जिसे मशहूर किया। ये लोग हर सम्मानितजनक चीज के खिलाफ थे। साफ सफाई, नौकरी, शादी, देशभक्ति, सब कुछ, हर चीज। लेकिन वॉर्ड यहाँ एक बड़ी दिलचस्प विडंबना की ओर इशारा करते हैं। क्या? ये युवा जिस समाज से नफरत करने का दावा करते थे, उसी पर पूरी तरह निर्भर थे। वे व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उसी व्यवस्था की दी हुई आर्थिक सुरक्षा और सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे। तो मतलब ये उस दौर के वो बागी थे जो माँ बाप के घर में रहते हुए ही पूंजीवाद को गालियां देते थे। एक तरह से कह सकते हैं ये एक परजीवी विद्रोह था। खैर, इस सामाजिक उथल-पुथल का असर साहित्य पर क्या पड़ा? किताब कहती है कि साल 1922 एक बड़ा मोड़ था। ऐसा क्या हुआ उस साल? 1922 में 2 किताबें आईं जिन्होंने मॉडर्न साहित्य का नक्शा ही बदल दिया। जेम्स जॉयस की यूलिसीज और टी.एस. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। ओके। वॉर्ड के शब्दों में, इन किताबों के साथ साहित्य संचार के राजमार्ग से छोड़कर एक गूढ़ किले में सिमट गया। एक गूढ़ किले में सिमट गया, मतलब साहित्य आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। बिल्कुल। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया, जिसे किताब तानाशाही बौद्धिकता कहती है, डिक्टेटरियल इंटेलेक्चुअलिज्म। तानाशाही बौद्धिकता। इसका मतलब था कि कुछ लेखकों और आलोचकों ने ये तय कर लिया कि असली साहित्य तो वही है जो बहुत मुश्किल हो, जटिल हो, जिसे सिर्फ हम जैसे कुछ गिने चुने बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। आम पाठक के लिए एक तरह से दरवाजा बंद कर दिया गया। हाँ। अरे ये तो आज भी होता है।
कई फिल्में और किताबें ऐसी होती हैं कि अगर आपको समझ ना आए तो कहा जाता है कि कमी आप में है, बनाने वाले में नहीं। वही बात है। जॉयस के एक प्रशंसक ने तो यहाँ तक लिखा कि जॉयस ने बौद्धिक सत्ता को मानसिक अधोलोक की भीड़ के हवाले कभी नहीं किया। मानसिक अधोलोक की भीड़? हाँ, उससे उनका मतलब आम पाठकों से था। ये तो एक तरह का खुला तिरस्कार है। बिल्कुल। साहित्य अब मनोरंजन या ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने का एक औजार बन गया था। और इसी के साथ साहित्य की आलोचना भी बहुत एकेडमिक और जटिल हो गई। हाँ, किताब में एक बड़ा मजेदार किस्सा है एक मशहूर आलोचक विलियम एम्पसन का। ये तो कमाल ही है। वो कॉमा वाला किस्सा। हाँ, मतलब एक छोटी सी प्रिंटिंग की गलती पर पूरा एकेडमिक सिद्धांत खड़ा कर दिया। हाँ, ये एकेडमिक दुनिया की खतरों का एक क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि टी.एस. एलियट की कविता में एक कॉमा गलत जगह छप गया था। एम्पसन ने उस गलत कॉमा के आधार पर कविता का एक लंबा चौड़ा जटिल विश्लेषण लिख डाला और एक नया सिद्धांत बना दिया। हाँ, बाद में जब एलियट ने बताया कि वो सिर्फ एक प्रिंटिंग की गलती थी, हाँ, तो भी एम्पसन ने अपनी थ्योरी वापस नहीं ली। हाँ। ये तो आज के फेक न्यूज जैसा ही कुछ है, बस अकादमिक दुनिया में। लेकिन एक तरफ तो साहित्य इतना मुश्किल होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए क्या था? वहां एक दूसरी चरम सीमा दिखाई दे रही थी। 1950 के दशक के लोकप्रिय साहित्य में कला और शैली के प्रति एक उदासीनता आ गई, जिसे वर्ड एंटी आर्ट कहते हैं। एंटी आर्ट मतलब कहानी है, लेकिन उसे कहने का ढंग कैसा है, भाषा कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और इसी खालीपन को भरा विज्ञापनों की भाषा ने। विज्ञापनों की भाषा, वो कैसे? विज्ञापन की दुनिया ने मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके इंसानी भावनाओं का शोषण करना शुरू कर दिया। वो आपको सिर्फ चीजें नहीं बेच रहे थे, बल्कि एहसास बेच रहे थे। बियर के विज्ञापन में गहरी दोस्ती और भाईचारे की तस्वीरें होती थी। चॉकलेट को सच्चे प्यार से जोड़ा जाता था। माँ को फुसलाने के लिए हो रहा था। सही बात है। और किताब कहती है कि इस सब से बचने का एक ही तरीका है, भाषा की अच्छी समझ। बिल्कुल। एक इंसान जिसे अच्छी भाषा, अच्छी शैली की परख है, वो घटिया विचारों को आसानी से पकड़ लेगा। क्योंकि घटिया विचार अक्सर घटिया भाषा में ही आते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अविभाज्य हैं। हाँ, एक साहित्यिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग सिर्फ एक अच्छा पाठक नहीं होता, वो एक बेहतर नागरिक भी होता है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा और सच के फर्क को समझ सकता है। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसा सफर देखा जो विक्टोरियन युग की ठोस निश्चितताओं की दुनिया से शुरू हुआ और 20वीं सदी के मध्य तक आते आते लगातार सवालों, शंकाओं और विद्रोह की दुनिया में पहुंच गया। साहित्य, जो कभी आम इंसान से बात करने का एक जरिया था, वो कुछ बुद्धिजीवियों की निजी जागीर बन गया। हाँ। और एक अनुशासित समाज की जगह एक ऐसी भीड़ ने ले ली जो या तो उपभोक्ता थी या विद्रोही। हाँ, और एसी वॉर्ड का ये विश्लेषण आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। वो अपने निष्कर्ष में विक्टोरियन युग के सराहनीय संयम और शालीनता की तुलना 20वीं सदी के मध्य की दिखावे की संस्कृति से करते हैं, जहां हर कोई अपनी भावनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहा था। ये तो सीधे सीधे हमारे आज के सोशल मीडिया के दौर पर टिप्पणी लगती है। बिल्कुल, और यही इस किताब का अंतिम विचारणीय बिंदु है, जो आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। वॉर्ड हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसे युग में जहां हर कोई अपनी जिंदगी को 24 घंटे दुनिया के सामने प्रसारित कर रहा है, अपनी एक छवि बनाने और बेचने में लगा है, उस शांत, गहरे और एकांत चिंतन का क्या होगा? उस जुड़ाव का क्या भविष्य है जो महान साहित्य को बनाने और उसे समझने दोनों के लिए बेहद जरूरी है? क्या हमारी दुनिया इतनी शोरगुल वाली हो गई है कि अब हम गहरी आवाजें सुनी ही नहीं सकते?